Good morning students. As you know, in previous class we were discussing about our chapter एग्रीकल्चर रिफॉर्म. ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर देख रहे थे? एग्रीकल्चर रिफॉर्म. एग्रीकल्चर रिफॉर्म मीन्स कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर कितनी इंपॉर्टेंस रखता था. फिर भी हमें क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अपनी जो इम्पोर्टेंस थी उसको अच्छे से नहीं बना पाए थे, क्योंकि हमने क्या देखी थी, कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी. अब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए थे. फर्स्ट क्या था, हमारा लैंड रिफॉर्म था, और सेकेंड क्या था, हमारा जर्नल रिफॉर्म्स था. ठीक है, इसको हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था. आज हम देखेंगे टेक्निकल रिफॉर्म कि क्या क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म भी बोलते हैं. ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में? 1965 में स्टार्ट हुआ था. और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था कि हम एग्रीकल्चर में हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी सीड्स को यूज में लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके. ठीक है, अब क्या क्या स्टेप उठाए थे, कैसे कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते थे. तो फर्स्ट क्या था, यूज ऑफ HYV, हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी सीड्स को क्या करना, यूज में लेना. अच्छी क्वालिटी की सीड जब हम यूज में लेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना. ठीक है, नेक्स्ट क्या था, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को क्या लेना, यूज में लेना. क्या आप देखेंगे कि क्रॉप्स का जब प्रोटेक्शन करते थे तो हम जो हमारी क्रॉप्स होती थी उसमें कई तरीके के कांटे लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, तो उससे हमारी क्रॉप्स क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय. अब डिस्ट्रॉय होने से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स का यूज में लेने लगे, क्योंकि पेस्टिसाइड्स यूज में लेंगे तो एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है वो इम्प्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, प्रोटेक्ट हो जाएंगी ना, जो पहले खराब हो जाती थी. अब उनको हमने पेस्टिसाइड्स यूज में पेस्टिसाइड यूज में लेके क्रॉप्स को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया. नेक्स्ट क्या था, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. किनको यूज में लेना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लेना, जैसे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारी क्रॉप्स थी उनको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, और जो हमारी सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर सके, इंक्रीज कर सके. ठीक है, नेक्स्ट क्या था, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन. साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरी क्रॉप का क्या करना, प्रोटेक्शन. जैसे अभी हमने वीट का प्रोटेक्शन किया, तो अब हम किसका करेंगे, बाजरा का करेंगे. क्यों ये साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन यूज में लेते हैं, क्योंकि जब एक क्रॉप का प्रोटेक्शन करते हैं ना तो हमारी जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है और जो उसके मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसको रीजनरेट होने में टाइम लगता है. तो इसीलिए हम जो पहले अपनी क्रॉप का प्रोटेक्शन कर रहे थे उसकी बजाय अब हम दूसरी क्रॉप का प्रोटेक्शन करेंगे, जिससे कि जो हमारे न्यू केमिकल को हम, जो हमारे न्यू मिनरल्स है उनको अब यूज में ले पाएंगे, और जो फर्स्ट जो क्रॉप का प्रोटेक्शन किया गया था उसके मिनरल्स को रीजनरेट होने में जो टाइम लग रहा था उसके रिकवरी के लिए भी हमें टाइम मिल जाएगा. इसलिए हमने किसको यूज में लिया, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन को यूज में लिया, कि एक के बाद दूसरी क्रॉप का क्या किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए. नेक्स्ट क्या था, मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टिवेशन. किसके थ्रू एग्रीकल्चरिंग की जाए, मॉडर्नाइज, लाइक जो हमारे ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर हो गए, इनको यूज में लेकर हम क्या करें, प्रोडक्शन करें, जिससे कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, अगर हम मॉडर्न इनपुट्स यूज में लेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो ये स्टेप्स थे जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में उठाए थे एट द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो अचीवमेंट क्या हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, क्या इसने कोई गुड इम्पैक्ट दिया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था. यस, क्या, फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन. आप देखोगे 1961 में 8 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया था, लेकिन 1990 और 91 में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होकर 82 मिलियन टन से कितना हो गया था, 176 मिलियन टन हो गया था. क्यों, क्योंकि हमने हाई क्वालिटी की सीड्स को यूज में लिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लिया, पेस्टिसाइड्स को यूज में लिया और साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन किया. इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट क्या था, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस. आप देखेंगे पहले हम 100 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन करते थे तो हम उसी का ही क्या कर लेते थे, कंजम्पशन कर लेते थे, हम उतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना हमारे लिए ज़रूरी होता था. लेकिन अब हम क्या करने लगे, 200 अगर क्विंटल अगर हम जो वीट है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 100 को तो हम क्या कर लेंगे, यूज में ले लेंगे, और 100 क्या हो गया, आपका रिमेनिंग हो गया ना, तो ये सरप्लस हो गया. इसको हम मार्केट में क्या कर सकते थे, सेल आउट भी कर सकते थे. ठीक है, तो क्या हुआ, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस. अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो मार्केटेबल सरप्लस भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो सरप्लस आपका बच रहा है आप उसको इजीली मार्केट में सेल आउट भी कर सकते थे. तो आप अब सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए
प्रोटेक्शन नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप मार्केट में सेल आउट भी करने लगे थे। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप। अब किसको बेनिफिट मिलने लगा, जो लो इनकम ग्रुप थी ना उनको बेनिफिट मिलने लगा। कैसे, क्योंकि पहले प्रोडक्टिविटी कम होती थी तो मार्केट में सेल आउट भी क्या होता था, महंगे पे होता था। लेकिन अब प्रोडक्टिविटी हो गई तो प्राइस मार्केट में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ना गुड्स के। तो लो इनकम जो ग्रुप थे उनको क्या होने लगा था, बेनिफिट्स, क्योंकि अब उनको इजीली कम प्राइसेस पर जो गुड्स थी वो अवेलेबल हो जाती थी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ना। नेक्स्ट क्या है, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। पहले क्या होता था, जो फार्मर होता था ना उसके पास इतना स्टॉक नहीं रहता था, उसने बस प्रोडक्शन किया और उसको क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, बात खत्म। अब वो सेल आउट कर देता है, उसके बाद भी उसके पास स्टॉक बच जाता है और वो अपने पास स्टॉक में इन गुड्स को, फूड ग्रेन्स को रखता है, जिससे किसी भी तरीके की अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, लाइक फ्लड आ गया या कुछ भी तरीके की मिस हैपनिंग हो गई, तो उसके पास क्या रखा हुआ है, फूड ग्रेन्स का स्टॉक रखा हुआ है, तो उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अब फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई, सरप्लस होने लग गया, तो बफर स्टॉक भी फूड ग्रेन्स का हमारे पास मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अब देखो फार्मर का आउटलुक भी क्या होने लगा, चेंज होने लगा। पहले वो क्या करता था, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्शन करता था, लेकिन अब उसने इसको क्या बना लिया था, अपना बिजनेस भी बना लिया था, कि मार्केट में वो क्या करने लगा था, सेल आउट भी करने लगा था। अब इतने सारे अचीवमेंट के बाद आप देखेंगे कि हमारी नेशनल इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप और बुक्स में देखेंगे ना, और हमारी पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमारे एक्सपोर्ट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये भी हमारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं। जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इनकम भी आएगी, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, हमारे एक्सपोर्ट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो दीज ऑल आर द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमने अचीवमेंट देखे थे। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर मेरिट्स हैं तो क्या होंगी, डीमेरिट्स भी होंगी। ये तो हमने मेरिट्स देख ली किसकी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, लेकिन आज हम देखते हैं फेलियर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि फेलियर क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट आवर चैप्टर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर देख रहे थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। एग्रीकल्चर रिफॉर्म मीन्स कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर कितनी इंपॉर्टेंस रखता था, फिर भी हमें क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अपनी जो इम्पोर्टेंस थी उसको अच्छे से नहीं बना पाए थे, क्योंकि हमने क्या देखी थी, कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। अब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए थे। फर्स्ट क्या था, हमारा लैंड रिफॉर्म था, और सेकेंड क्या था, हमारा जर्नल रिफॉर्म्स था। ठीक है, इसको हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था। आज हम देखेंगे टेक्निकल रिफॉर्म, कि क्या क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म भी बोलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में, 1965 में स्टार्ट हुआ था, और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था, कि हम एग्रीकल्चर में हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी सीड्स को यूज में लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप उठाए थे, कैसे कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते थे। तो फर्स्ट क्या था, यूज ऑफ HYV, हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी सीड्स को क्या करना, यूज में लेना। अच्छी क्वालिटी की सीड जब हम यूज में लेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को क्या लेना, यूज में लेना। क्या आप देखेंगे कि क्रॉप्स का जब प्रोटेक्शन करते थे तो हम जो हमारी क्रॉप्स होती थी उसमें कई तरीके के कांटे लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, तो उससे हमारी क्रॉप्स क्या हो जाती थी, डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय होने से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स का यूज में लेने लगे, क्योंकि पेस्टिसाइड्स यूज में लेंगे तो एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है वो इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, प्रोटेक्ट हो जाएंगी ना, जो पहले खराब हो जाती थी अब उनको हमने पेस्टिसाइड्स यूज में पेस्टिसाइड यूज में लेके क्रॉप्स को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या था, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, किनको यूज में लेना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लेना, जैसे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारी क्रॉप्स थी उनको हम क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, और जो हमारी सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरी क्रॉप का क्या करना, प्रोडक्शन। जैसे अभी हमने वीट का प्रोडक्शन किया तो अब हम किसका करेंगे, बाजरा का करेंगे। क्यों ये साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन यूज में लेते हैं, क्योंकि जब एक क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं ना तो हमारी जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है
और जो उसके मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसको रीजनरेट होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए हम जो पहले अपनी क्रॉप का प्रोटेक्शन कर रहे थे उसकी बजाय अब हम दूसरी क्रॉप का प्रोटेक्शन करेंगे, जिससे कि जो हमारे न्यू केमिकल को हम, जो हमारे न्यू मिनरल्स हैं उनको अब यूज़ में ले पाएंगे, और जो फर्स्ट जो क्रॉप का प्रोटेक्शन किया गया था उसके मिनरल्स को रीजनरेट होने में जो टाइम लग रहा था उसके रिकवरी के लिए भी हमें टाइम मिल जाएगा। इसलिए हमने किसको यूज में लिया, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन को यूज में लिया कि एक के बाद दूसरी क्रॉप का क्या किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए। नेक्स्ट क्या था, मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, किसके थ्रू एग्रीकल्चरिंग की जाए, मॉडर्नाइज, लाइक जो हमारे ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर हो गए, इनको यूज में लेकर हम क्या करें, प्रोडक्शन करें, जिससे कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, अगर हम मॉडर्न इनपुट्स यूज में लेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये स्टेप्स थे जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में उठाए थे एट द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अचीवमेंट क्या हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, क्या इसने कोई गुड इम्पैक्ट दिया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था? यस। क्या? फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आप देखोगे 1961 में 8 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया था, लेकिन 1990 और 91 में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होकर 82 मिलियन टन से कितना हो गया था, 176 मिलियन टन हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने हाई क्वालिटी की सीड्स को यूज में लिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लिया, पेस्टिसाइड्स को यूज में लिया और साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन किया। इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्या था, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। आप देखेंगे पहले हम 100 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन करते थे तो हम उसी का ही क्या कर लेते थे, कंजम्पशन कर लेते थे, हम उतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना हमारे लिए ज़रूरी होता था। लेकिन अब हम क्या करने लगे, 200 अगर क्विंटल अगर हम जो वीट है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 100 को तो हम क्या कर लेंगे, यूज में ले लेंगे, और 100 क्या हो गया आपका, रिमेनिंग हो गया ना, तो ये सरप्लस हो गया। इसको हम मार्केट में क्या कर सकते थे, सेल आउट भी कर सकते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो मार्केटेबल सरप्लस भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो सरप्लस आपका बच रहा है आप उसको इजीली मार्केट में सेल आउट भी कर सकते थे। तो आप अब सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोटेक्शन नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप मार्केट में सेल आउट भी करने लगे थे। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप। अब किसको बेनिफिट मिलने लगा, जो लो इनकम ग्रुप थी ना उनको बेनिफिट मिलने लगा। कैसे? क्योंकि पहले प्रोडक्टिविटी कम होती थी तो मार्केट में सेल आउट भी क्या होता था, महंगे पे होता था। लेकिन अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो प्राइस मार्केट में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ना गुड्स के। तो लो इनकम जो ग्रुप थे उनको क्या होने लगा था, बेनिफिट्स, क्योंकि अब उनको इजीली कम प्राइसेस पर जो गुड्स थी वो अवेलेबल हो जाती थी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे ना। नेक्स्ट क्या है, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। पहले क्या होता था, जो फार्मर होता था ना उसके पास इतना स्टॉक नहीं रहता था, उसने बस प्रोडक्शन किया और उसको क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, बात खत्म। अब वो सेल आउट कर देता है, उसके बाद भी उसके पास स्टॉक बच जाता है और वो अपने पास स्टॉक में इन गुड्स को, फूड ग्रेन्स को रखता है, जिससे किसी भी तरीके की अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, लाइक फ्लड आ गया या कुछ भी तरीके की मिस हैपनिंग हो गई, तो उसके पास क्या रखा हुआ है, फूड ग्रेन्स का स्टॉक रखा हुआ है, तो उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अब फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई, सरप्लस होने लग गया, तो बफर स्टॉक भी फूड ग्रेन्स का हमारे पास मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अब देखो फार्मर का आउटलुक भी क्या होने लगा, चेंज होने लगा। पहले वो क्या करता था, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही प्रोडक्शन करता था, लेकिन अब उसने इसको क्या बना लिया था, अपना बिजनेस भी बना लिया था, कि मार्केट में वो क्या करने लगा था, सेल आउट भी करने लगा था। अब इतने सारे अचीवमेंट के बाद आप देखेंगे कि हमारी नेशनल इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप और बुक्स में देखेंगे ना, और हमारी पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमारे एक्सपोर्ट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये भी हमारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं। जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इनकम भी आएगी, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, हमारे एक्सपोर्ट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो दीज ऑल आर द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमने अचीवमेंट देखे थे। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर मेरिट्स हैं तो क्या होंगी, डीमेरिट्स भी होंगी। ये तो हमने मेरिट्स देख ली किसकी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, लेकिन आज हम देखते हैं फेलियर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि फेलियर क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। नाउ वी सी द फेलियर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे तो कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी तो होंगे। ठीक है, क्योंकि हर सिक्के के क्या है, दो पहलू है ना, पॉजिटिव भी है और उसके क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या था, फर्स्ट क्या था, लिमिटेड क्रॉप्स। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना वो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल था, और किसके लिए था, वीट और राइस के लिए ही बेनिफिशियल था।
और क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी ये इंक्रीज नहीं कर पाया था। तो फर्स्ट क्या हो गया, लिमिटेड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्या था, अनइवन बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स मिले थे ना ग्रीन रिवॉल्यूशन के, वो भी किसको मिले थे, रिच पीपल को मिले थे। जो पुअर पीपल थे ना उनको इसका बेनिफिट्स नहीं मिल पाए थे। क्यों, क्योंकि पुअर पीपल केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन था, जो मॉडर्नाइजेशन था, इन इनपुट्स को परचेज करने के लिए उनको मनी चाहिए थी। लेकिन पुअर पीपल के पास इतनी मनी नहीं थी कि वो इनको इनपुट्स को क्या कर सके, परचेज कर सके। क्लियर। तो जो बेनिफिट मिले थे ना, अनइवन बेनिफिट्स मिले थे। तो पुअर पीपल को इसके बेनिफिट नहीं मिल पाए थे। ठीक है, किसको मिला था इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा, रिच पीपल को। और आपको पता है कि जो एग्रीकल्चरिंग है वो मोस्टली किस पर डिपेंड थी, कौन से पीपल करते थे एग्रीकल्चरिंग, पुअर पीपल ही तो करते थे, या मिडिल ग्रुप पीपल ही तो करते थे एग्रीकल्चरिंग। तो उनके लिए कैपेबल नहीं हो पाते थे कि वो इन सब जो इनपुट्स हैं उनको क्या कर सके, परचेज कर सके। तो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई ग्रीन रिवॉल्यूशन की, अनइवन बेनिफिट। किसको मिला था इसका बेनिफिट, पुअर पीपल को। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्या था, अनइवन बेनिफिट्स मींस बेनिफिट किसको मिले थे, रिच पीपल को मिले थे, पुअर पीपल को इसके बेनिफिट नहीं मिल पाए थे। नेक्स्ट क्या था, सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन कैसे हुआ था, केमिकल फर्टिलाइजर जब इसको यूज में लेने लगे थे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो क्या होने लगी थी, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो रिड्यूस होने लगी थी, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया था। नेक्स्ट क्या था, अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मीन्स क्या था कि जो हम व्हीट और राइस का प्रोडक्शन कर रहे थे इसके लिए हमें बहुत सारे वाटर की नीड होती थी। अब जहाँ पर वाटर लेवल अच्छा होगा वहीं पर ही हम इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट ले पाए थे। लाइक पंजाब और हरियाणा में ही पानी की फैसिलिटी अच्छी थी तो वहीं पर ही हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन इजीली कर पाए थे। जो अदर स्टेट थे वहाँ पर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके अचीवमेंट्स देखे और फिर हमने क्या देखे, इसके फेलियर देखे। स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। In next class we will continue next chapter. If you face any problem you can call me, message me. Thank you, have a nice day. Now we see the failures of green revolution. कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे तो कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी तो होंगे। ठीक है, क्योंकि हर सिक्के के क्या है, दो पहलू है ना, पॉजिटिव भी है और उसके क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या था, फर्स्ट क्या था, लिमिटेड क्रॉप्स। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना वो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल था और किसके लिए था, व्हीट और राइस के लिए ही बेनिफिशियल था और क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी ये इंक्रीज नहीं कर पाया था। तो फर्स्ट क्या हो गया, लिमिटेड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्या था, अनइवन बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स मिले थे ना ग्रीन रिवॉल्यूशन के, वो भी किसको मिले थे, रिच पीपल को मिले थे। जो पुअर पीपल थे ना उनको इसका बेनिफिट्स नहीं मिल पाए थे। क्यों, क्योंकि पुअर पीपल केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन था, जो मॉडर्नाइजेशन था, इन इनपुट्स को परचेज करने के लिए उनको मनी चाहिए थी। लेकिन पुअर पीपल के पास इतनी मनी नहीं थी कि वो इनको इनपुट्स को क्या कर सके, परचेज कर सके। क्लियर। तो जो बेनिफिट मिले थे ना, अनइवन बेनिफिट्स मिले थे। तो पुअर पीपल को इसके बेनिफिट नहीं मिल पाए थे। ठीक है, किसको मिला था इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा, रिच पीपल को। और आपको पता है कि जो एग्रीकल्चरिंग है वो मोस्टली किस पर डिपेंड थी, कौन से पीपल करते थे एग्रीकल्चरिंग, पुअर पीपल ही तो करते थे या मिडिल ग्रुप पीपल ही तो करते थे एग्रीकल्चरिंग। तो उनके लिए कैपेबल नहीं हो पाते थे कि वो इन सब जो इनपुट्स हैं उनको क्या कर सके, परचेज कर सके। तो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या हो गई ग्रीन रिवॉल्यूशन की, अनइवन बेनिफिट। किसको मिला था इसका बेनिफिट, पुअर पीपल को। ठीक है, सॉरी।